हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि आप सभी ये जानते हैं कि इस टाइम हम हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने कई चैप्टर क्लोज कर दिए हैं और जो भी चैप्टर्स क्लोज किए हैं उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो हमने आप लोगों को अवेलेबल करा दिया है और साथ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी जो उससे संबंधित था वो भी हमने आप लोगों को दे दिया है। रह गई बात जो थोड़ा बड़े क्वेश्चन हैं, उन बड़े क्वेश्चनों को भी हम आप लोगों को दे देंगे। आप लोग नोटबुक बनाते रहिए और उस पर नोट करते रहिए, यह आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जर्मनी और इटली का निर्माण, यानी जर्मनी और इटली का निर्माण किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, इसे हम लोग देखेंगे। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माण हो सकती थी? वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक जो भी कमियां होंगी वो दूर कैसे होंगी, तो बताना आप लोगों का आवश्यक है। अच्छी हो तब भी बताइए, नहीं है तभी। बताने से ही उन कमियों को दूर किया जा सकता है। फिलहाल कमी तो शायद रहती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी होती है तो हमें बताएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र का निर्माण हो सकती थी है? तो 1848 के बाद 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा, यानी पूरा का पूरा यूरोप राष्ट्रवाद में जो लोग रह रहे थे और क्रांतियों से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़वादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया, यानी पूरे तरह से पूरे यूरोप पर अपना अधिकार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो भी रूढ़िवादी परंपरा, झूठी परंपराओं का अक्सर सहारा लिया और जनता के भावनाओं से खेलना प्रारंभ कर दिया, ताकि वह बड़े ही आराम से पूरे यूरोप को अपने अधिकार क्षेत्र में कर सकें। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने, और इसे हम उस प्रक्रिया में देख सकते हैं जब जर्मनी का एकीकरण हुआ। कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया गया, यानी एक जर्मनी देश का निर्माण किया गया। इसी प्रकार इटली का एकीकरण जो 5 चरणों में संपन्न हुआ, तो उसे भी कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक बड़ा राष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया। जैसा आपने देखा है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। यानी 1848 ईस्वी में जर्मन जो एक महासंघ बन चुका था वह कई इलाकों को जोड़ लिया और एक ऐसे निर्वाचित, यानी एक ऐसे चुनावी संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास करने लगा। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। लेकिन जैसे जैसे ये राष्ट्र राज्य उभर करके सामने आ रहे थे, अपना अधिकार जमाने का, प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे थे, तभी राष्ट्र निर्माण की जो उदारवादी पहल थी, यानी राजशाही शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, उसी टाइम पे फौज की ताकत ने मिलकर के इन्हें दबा दिया, अर्थात इनका दमन कर दिया, समाप्त कर दिया। उनका प्रस्ताव के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया और उन फौजों की ताकतों और राजशाही व्यवस्थाओं का
प्रशा के शासकों ने भी, जो भूस्वामी प्रशासक प्रशा का था, वह भी समर्थन में आ गया। उसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। इसके बाद क्या हुआ, जो प्रशा का चांसलर था, यानी प्रशा का जो राष्ट्रीय एकीकरण था, जो वहाँ उस समय छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक बनाया जा रहा था, एकीकृत किया जा रहा था, तो उसके आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। यानी प्रशा का चांसलर कौन था, तो प्रशा का चांसलर बिस्मार्क था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि इस समय प्रशा का चांसलर कौन था, तो प्रशा का चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। यानी ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ, डेनमार्क का युद्ध हुआ और फ्रांस का युद्ध हुआ। ये 3 युद्ध हुए जिसमें प्रशा को जीत हासिल हुई और ये जो प्रशा का एकीकरण की प्रक्रिया है वह समाप्त हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। जब एकीकृत हो गया तो उसके बाद वहाँ का जो सम्राट था, प्रशा राजा विलियम प्रथम को पूरे जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। यानी ये 18 जनवरी 1871 की बात हो रही है कि सुबह का समय था, बहुत ही अधिक ठंड थी। जर्मनी के राज्य के जो राजकुमार थे, सेना के प्रतिनिधि थे अर्थात सेनापति थे, और उनका जो प्रमुख मंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क, बिस्मार्क का पूरा नाम पूछता है तो ऑटो वन बिस्मार्क है। कई महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक हुई जिसमें वर्साय के महल में हुआ, बेहद ठंडे शीश महल में हुई, और सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया, और प्रशा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। यानी जर्मनी ने जब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया प्रशा के राज्य के शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाने लगा, यानी कि जर्मनी एक राष्ट्र निर्माण कर रहा है, तो उस समय नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी, न्यायिक व्यवस्था, इन सबों पर अधिक से अधिक आधुनिकीकरण का काफ़ी जोर दिया। यानी जो भी मुद्राएं हैं, बैंकिंग की सुविधाएं हैं, जो भी कानून है और न्याय व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, सब आधुनिक हो, नई हों और नई कानून बनाए जाए। और प्रशा द्वारा कदम उठाए और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। यानी इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। ये जो यहाँ पर जर्मनी की जो शीश महल है, ये उसका चित्र है जहाँ पर वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन की साम्राज्य की घोषणा हुई थी। ये वही शीश महल है। यहीं पर काफ़ी बेहद सुबह का समय था और अत्यधिक ठंड थी, और इसी महल में बैठ करके यह नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई थी। ध्यान से देख लीजिए। यहाँ क्या हुआ था, आंतान वान वार्नर की कृति वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई थी। चित्र के बीच में काइजर और प्रशियाई सेना के मुख्य कमांडर हैं, यहाँ जो बीचों बीच बैठे हुए हैं। जनरल वान रून खड़े हैं और उनके पास हैं बिस्मार्क। इस विशालकृति 2.7 मीटर गुणे 2.7 मीटर को चित्रकार ने 1885 में बिस्मार्क के 70वें जन्मदिन पर उन्हें भेंट किया था। यानी चित्रकार ने 1885 ईस्वी में जब बिस्मार्क का 70वां जन्मदिन था तो उस समय बना करके उन्हें वह पेश किया था। अब हम देखेंगे इटली का एकीकरण किस प्रकार से, इटली का राष्ट्र निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। यानी वहाँ पर भी लंबी चौड़ी इतिहास प्रारंभ हुए। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। यानी कई साम्राज्यों में बिखरा पड़ा था। उन्नीसवीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। चूँकि हमने बताया कि इटली का जो है एकीकरण 5 चरणों में पूर्ण हुआ था, तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। प्रशा 1866 से पहले जो जर्मनी का एकीकरण 1866 में प्रारंभ हुआ था और 1871 में समाप्त
हो गया था। तो 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमांट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। और सार्डिनिया पीडमांट का जो प्रधान था, मंत्री था, उसका नाम था विक्टर इमानुएल द्वितीय। यह क्वेश्चन पूछा भी है कई बार। सार्डिनिया पीडमांट का शासक कौन था? तो विक्टर इमानुएल द्वितीय। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र के स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। यानी कि जो इतालवी था, वहाँ इतालवी राजघराने का शासन था। सार्डिनिया पीडमांट एक राज्य था और इटली जो है वह 7 राज्यों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग जो था इटली का, वह ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य भाग जो था वह उस पर पोप के शासकों का अधिकार था। जो दक्षिणी भाग था, जो स्पेन के बुर्ब राजाओं के अधीन था। यानी इटली का जो दक्षिणी भाग था वह स्पेन के बुर्ब राजाओं के अधीन था, अधिकार में था। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था, यानी इटली में इतालवी भाषा ही बोली जाती थी और अभी तक उसके बीच क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। मैंने ज्यूसेप्पे मैत्सिनी के विषय में, यानी उसका पूरा जीवन परिचय, इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। आपने अगर यदि नहीं पढ़ा है तो उसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, जो हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान का प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे, आप वहां पर देख लीजिएगा। तो 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। यानी उसने एक अत्यंत ही विचारवान कार्यक्रम प्रस्तुत करने का कोशिश किया था ताकि एक इतालवी यानी गणराज्य बनाया जा सके। उसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। तो उसने एक ही नहीं 2 संगठन बताया था, यंग इटली और यंग जर्मन, 2 संगठनों का उसने गठन किया था। किसने? ज्यूसेप मैत्सिनी ने। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर इमानुएल द्वितीय पर आ गई। तो हमने अभी इसके पहले ही थोड़ी देर पहले बोला है कि सार्डिनिया पीडमांट का जो शासक था उसका क्या नाम था? तो विक्टर इमानुएल द्वितीय था। इंपॉर्टेंट है, इसे कॉपी पेन उठाइए, लिख डालिए। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एक एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। यानी वह जो क्षेत्र था, वह जो शासक था उस क्षेत्र का, वह क्या करता था? सभी अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास, यानी पूरे इटली के आर्थिक विकास के लिए अपने राजनीतिक प्रभुत्व की, राजनीतिक अधिकार की संभावनाएं उत्पन्न करता था कि अपना अधिकार, स्वतंत्र अधिकार उत्पन्न करना चाह रहा था और वह संभावनाएं पूरी की पूरी थी कि उसी का प्रभुत्व होगा और हुआ भी। मंत्री प्रमुख काबूर। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री कौन था? तो काबूर था। सार्डिनिया पीडमांट के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? काबूर था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। और उसने क्या किया? इटली के जितने भी 7 राज्य थे उन्हें एक एक करने में उसने नेतृत्व किया। ना तो एक क्रांतिकारी था, न ही राजतंत्र में विश्वास रखने वाला। ना तो काबूर कोई क्रांतिकारी था और ना ही लोगों में विश्वास करने वाला ही था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। यानी जो काबूर था, जो सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री काबूर था, वह बहुत अच्छी, यानी बड़े उच्च वर्गों की तरह, अमीर शिक्षित व्यक्तियों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं ज़्यादा अच्छा फ्रेंच भाषा बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमांट की एक चतुर कूटनीति संधि, जिसके पीछे काबूर का हाथ था, से सार्डिनिया पीडमांट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हो सकी। यह वह चित्र है, व्यंग चित्र है। जर्मन राइखस्टैग संसद में ऑटो बिस्मार्क हैं। यह ऑटो बिस्मार्क हैं जो फिगारो से वियना 5 मार्च 1870 ईस्वी का यह फिगर है, बनाया हुआ है। और इस व्यंग जो चित्र है, यह जो व्यंग चित्र है
इसमें बिस्मार्क और संसद के निर्वाचित डेप्यूटीज के बीच किस प्रकार का संबंध दिखाई देता है। यहाँ चित्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की क्या व्याख्या करना चाहता है उसे दिखाया गया है। चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि बिस्मार्क के हाथ में हंटर है, तो वह किस प्रकार से अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। नियमित सैनिकों के अलावा ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। यानी जो नियमित सैनिक थे वो तो थे ही, साथ ही में जो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी था, गैरिबाल्डी, इन लोगों ने इस इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, नेतृत्व किया और बढ़ चढ़कर इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1860 में उन्होंने क्या किया, इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में, यानी डच था, सिसिली और नेपल्स 2 राज्य से थे, जिनको एक करने के लिए इन्होंने क्या किया, सिसिली के राज्य में प्रवेश किया और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए, वहाँ पर स्पेनी शासकों का अधिकार था, तो वहाँ से उनको हटाने के लिए वहाँ के जो छोटे मोटे किसान थे उनका समर्थन लेने लगे। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। यानी पूरे इटली का 1861 में इमैनुएल द्वितीय को पूरे इटली का साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि इटालिया विक्टर इमानुएल की पत्नी थी। यानी यहाँ पर हमें विक्टर इमानुएल की पत्नी का नाम भी पता चल गया। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्टर इमानुएल द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था, तो ला टालिया। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप हमारे वीडियो को देखते रहें ताकि आपका भी सहयोग होता रहे और हम भी आपका सहयोग करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।